हेलो जी बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे हैलोएल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए हैलोएल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली हैलोएल्केन्स जो होता है तीन तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स बेसिकली तीन तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा और कैन शो three types of chemical reactions. जिनमें कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करता है। और थर्ड होता है रिएक्शन विद मेटल्स। ये तीन तरह का केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। हम एक एक करके तीनों तरह के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, इसको भी समझना होगा आपको। हम सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, तो पहले ये लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल ही इनिशिएट करे और प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़े और रिएक्टेंट से न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ही बाहर निकल जाए, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हम लाते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जिस पर नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, तो नेगेटिवली चार्ज होता है। और इस कंपाउंड में ये हैलोजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये हैलोजन जुड़ा हुआ आता है R के ऊपर में। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप इस कंपाउंड में अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को ही बाहर निकलना होगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आया दूसरा निकला, तभी उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो अब बात आती है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड में अटैक कहां करेगा ताकि हमारा प्रोडक्ट बन सके। तो सिंस आपको मालूम है कि ये नेगेटिव ग्रुप है, नेगेटिव पर नेगेटिव का अटैक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव इसको रिपेल कर देगा, तो उस पर तो अटैक होना ही नहीं है। तो ये हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उस जगह पर अटैक करेगा। और जैसे ही ये इस पर अटैक करता है, धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ना शुरू कर देगा और ये जैसे ही इस पर जुड़ेगा, यहां से हैलोजन बाहर निकलना शुरू कर देगा और बाहर निकल जाएगा, हैलोजन पूरा बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पूरा जुड़ जाएगा और ये RNU बन गया और हैलोजन ग्रुप नेगेटिव बनकर के बाहर निकल गया। ध्यान दीजिए, इसमें हुआ क्या है, न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसको ट्रांसफर करता है R को, और R को बाहर से इलेक्ट्रॉन जब मिलना शुरू हो जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये होल्ड करके नहीं रख सकता है। जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको मिलना शुरू होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन R, अपना इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग हैलोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ट्रांसफर कर देता है X को और X वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है। तो नेगेटिव ग्रुप आकर के जुड़ गया, नेगेटिव ग्रुप यहां से बाहर निकल गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। वो दो टाइप के रिएक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप है और वो टाइप हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप हुआ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या मतलब हुआ यहां पर, बायमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब इसमें क्या होगा कि जब कोई हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं CH3CH2Cl, इसको रिएक्शन कराते हैं हम एक्वस
KOH से और इसके प्रोडक्ट बनता है इस KOH में, जरा ध्यान दीजिए, KOH में होता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल OH है। और इस कंपाउंड में क्या होगा कि ये OH ग्रुप इस C पर अटैक करके ये Cl को बाहर निकाल देगा, और ऐसा होने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस इसका K पॉजिटिव बच गया, यहां से Cl नेगेटिव आ जा रहा है, तो ये KCl बन जाएगा। अब बात आई कि इसको SN2 नाम क्यों दिया गया। इसको SN2 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब इस रिएक्शन का रेट निकाला जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा K इंटू इथाइल क्लोराइड यानी एल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl इंटू KOH का कंसंट्रेशन। क्या होगा कि रेट निकालने के लिए दोनों सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को यूज किया जाता है, इस वजह से 2 यहां पर आता है। और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक तो बस उसी वजह से नाम है कि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप का इस पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन इसलिए क्योंकि रेट कैलकुलेट करने के लिए एल्काइल हैलाइड और KOH दोनों के कंसंट्रेशन को यूज किया जा रहा है। दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, इस वजह से SN2 रिएक्शन इसका नाम होता है। तो ये हो गया। और K जो होता है यहां पर रेट कांस्टेंट होता है, जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट। तो SN2 रिएक्शन क्यों नाम हुआ इसका मतलब आप समझ गए हैं कि दोनों सब्सटेंस यानी अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट जो होता है एक्वस KOH दोनों के ऊपर में रेट डिपेंड किया, इस वजह से हमने इसको SN2 रिएक्शन नाम दिया। अब इस SN2 रिएक्शन में होता क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या है, तो इसके मैकेनिज्म आपको समझने होंगे। तो इसके मैकेनिज्म जरा देखिए, मैकेनिज्म ये होता है कि इसके मैकेनिज्म करते हैं हम लोग, इथाइल क्लोराइड हमने लिया हुआ है Cl प्लस एक्वस KOH से हमने इसको रिएक्शन कराना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि ये जो एक्वस KOH है ये 2 पार्ट में टूटेगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। यानी एक्वस KOH का क्या मतलब हुआ, KOH इन वाटर, ये टूटेगा 2 पार्ट में, K प्लस और OH माइनस में। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इस एल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो इसको स्ट्रक्चर से शो करते हैं हम लोग, CH3C, यहाँ H, इधर को H, इधर को Cl, और इसमें आता है OH माइनस रिएक्शन करने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिए बात को कि OH नेगेटिव इसमें क्या करेगा, इस कंपाउंड में अटैक करेगा, लेकिन किस जगह पर अटैक करेगा, तो Cl जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, तो ये लीविंग ग्रुप, इसको लीविंग ग्रुप भी हम कहते हैं, जो ग्रुप यहां से निकलने वाला है। लीविंग ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, बिकॉज ये कार्बन पॉजिटिव है और ये कार्बन नेगेटिव है, और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर ढूंढता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढता है जुड़ने के लिए। तो इसका अटैक इस वाले कार्बन पर होना है और इस वाले कार्बन पर अटैक होकर के Cl को बाहर निकालना है। अब बात आती है कि इसके यहाँ पर अटैक किधर से होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए। तो OH नेगेटिव अगर इस कार्बन पर सामने की तरफ से अप्रोच करता है तो ये Cl सामने में बैठा हुआ है, और ये Cl क्या करेगा, OH को रिपल्शन कर देगा, आने ही नहीं देगा। तो रिपल्शन कर देगा तो इसका मतलब OH इस कार्बन पर अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। फिर इस पर अप्रोच कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, तो OH नेगेटिव जगह ढूंढता है इस पर कि कहाँ से अटैक किया जाए। तो OH नेगेटिव के लिए जगह कहाँ से मिलता है, Cl के ऑपोजिट साइड से इस कार्बन पर वो अप्रोच कर पाएगा। ऑपोजिट साइड से अटैक करने में ये कुछ नहीं कर सकता है, तब ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पर, इस पर अटैक कर दिया। धीरे धीरे क्या होगा कि OH नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ना शुरू कर देगा, धीरे धीरे यहां से Cl निकलना शुरू कर देगा, और इसके जुड़ते हुए Cl के निकलते हुए एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, ट्रांजिशन स्टेज आएगा, जिस स्टेज पर क्या होगा, OH भी इस कार्बन के साथ में पार्शियली जुड़ा हुआ होगा और Cl भी यहां से पार्शियली निकला हुआ होगा, जिस स्टेट पर कार्बन के 5 बॉन्ड बने हुए होते हैं, जो कि कार्बन के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो बनता है
जो कि हाई एनर्जी वाला स्टेट होता है उसका। तो यानी कि हाईली अनस्टेबल स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट इसका होगा कि जिनमें क्या होगा कि ये CH3 इसको ऐसा कर सकते हैं, H को ये कर लेते हैं और इसके साथ में यह Cl इधर जुड़ा निकला हुआ हल्का हल्का और इधर की तरफ से OH थोड़ा थोड़ा करके इसके साथ जुड़ा हुआ। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ट्रांजिशन स्टेज हो गया। और हम इसको कह सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। एक्टिवेटेड स्टेट हुआ, हाई एनर्जी स्टेट हो गया ये, हाई एनर्जी स्टेट हो गया ये, और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट हुआ ये। और ध्यान रहे ये हाईली अनस्टेबल भी है, हाईली अनस्टेबल स्टेट ये बना। और ये बनने के बाद धीरे धीरे OH इसके ऊपर में कंप्लीटली जुड़ जाएगा और Cl धीरे धीरे यहां से कंप्लीटली निकल जाएगा। अब ऐसा होने से Cl यहां से बिल्कुल निकल गया और OH इसके साथ बिल्कुल जुड़ गया। लेकिन इसके जुड़ने से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो गया? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जरा देखिए कैसा हो जाएगा कि जरा ये देखिए, ध्यान दीजिए। अगर हम ले लेते हैं ये कि कुछ यूं, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है तो कुछ हम स्ट्रक्चर यूं कह सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारा ये, और इधर की तरफ से ये हमारा Cl जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये OH नेगेटिव क्या हुआ, ये Cl है, ये CH3 H और H हम मान सकते हैं। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहां से आते हुए इस जगह से यहां पर अटैक करेगा और अटैक करके धीरे धीरे इसके साथ में जुड़ना शुरू कर देगा, Cl यहां से निकलना शुरू कर देगा। तो इस जगह पर हम रिपल्सन मान सकते हैं कि Cl के वजह से ये तीनों बॉन्ड इस तरफ मुड़े हुए थे। Cl यहां पर प्रेजेंट है इसलिए तीनों बॉन्ड इस तरफ, ये इस तरह हमारे तरफ मुड़े हुए थे। और OH जैसे ही इसके ऊपर में आकर के जुड़ना शुरू किया तो अब तो OH का भी रिपल्सन हो जाएगा और Cl भी यहां थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो फिर ये तीन बॉन्ड कहां पे जाएगा, यहां पर आ गया OH जुड़ने के लिए। धीरे धीरे OH यहां भी आकर के अगर जुड़ रहा है तो अब ये यहां पर OH हो गया, तो अब तो इधर से OH का भी तो रिपल्सन हो गया। तो OH का रिपल्सन हो गया तो क्या ये तीनों बॉन्ड यहीं रहेगा? नहीं रहेगा। इस बॉन्ड का रिपल्सन हो जाएगा तीनों बॉन्ड पर और ये तीनों बॉन्ड ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तीनों बॉन्ड प्लेन में आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेज यानी कि ये स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा फाइनली कि ये OH धीरे धीरे इसके साथ में जुड़ना शुरू कर दिया, Cl यहां से निकलना शुरू कर दिया। अब Cl अगर ये पूरा का पूरा यहां से हट गया तो क्या ये तीनों बॉन्ड फिर से यहीं रह जाएगा? नहीं, फिर से इसका तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इधर तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है और मॉलिक्यूल 3D का स्ट्रक्चर लेता है। तो जैसे ही ऐसा होगा ये फिर क्या होगा, कुछ यूं स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा, यानी कि पहले यहां से मॉलिक्यूल था तो ये तीनों इस तरफ मुड़े हुए थे, अब इधर से OH आ गया तो अब ये तीनों इस तरफ मुड़ गए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। अब इसको ही ये जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ, इस चेंज इन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल जैसा था उसका जस्ट उल्टा बन गया। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस वे में? इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप जनरल तरीके से इसको समझें तो आप समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले जैसा था उसका जस्ट उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले अगर ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो फॉर्म रहा होगा तो अब ये लीवो फॉर्म रहेगा, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल पहले रहा होगा अब ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से क्या होता है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा इन्वर्ट हो जाता है और इसके स्ट्रक्चर ऐसे लिखे जा सकते हैं, C के ऊपर ये हो गया जी CH3, ये हो गया H और यहाँ पे आ गया H, इधर की तरफ से आ गया OH। अब ये हमारा मॉलिक्यूल फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से SN2 रिएक्शन के हम मैकेनिज्म करते हैं और SN2 रिएक्शन समझते हैं। तो SN2 रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट यहाँ पर तो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस हमने लिया है, प्रोडक्ट भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर रिएक्टेंट हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता तो प्रोडक्ट भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता। अगर ये हमारा डेक्स्ट्रो फॉर्म होता तो वो हमारा लीवो फॉर्म होता। इस तरह से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो SN2 रिएक्शन में ध्यान रहे आपका कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से होता है, ऑपोजिट साइड से होता है। तो हम कह सकते थे कि इसमें क्या होगा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन, ये शॉर्ट पॉइंट याद रखने का, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है D to L हो जाता है और L to D हो जाता है अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो तो। उसके बाद ये जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन खत्म। और इसमें ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होगा जो कि हाईली एनर्जी स्टेट होता है। और क्या होता है कि ये जनरली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में एल्काइल हैलाइड और KOH दोनों के ऊपर में, यानी एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करता है, तो दोनों के पावर एटलीस्ट 1 होगा, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये हो जाएगा। यानी सेकेंड ऑर्डर किस वे में हम कह सकते हैं कि रेट इक्वल टू जो होता है K इंटू RX इंटू KOH, इन दोनों के ऊपर में इसके पावर 1 इसके पावर 1, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स सम ऑफ पावर ऑफ कोफिशिएंट्स जो होते हैं या सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ फॉर्मूला, इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर इज इक्वल टू इसका पावर 1 प्लस इसका पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। इस तरह से SN2 रिएक्शन हम लोग करते हैं और SN2 रिएक्शन में हम रिएक्टिविटी करते हैं। इसमें रिएक्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, यानी कि हम कब माने कि एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, कब माने कि एल्काइल हैलाइड कम रिएक्टिव है। तो एल्काइल हैलाइड का यहाँ पर रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करेगा? एल्काइल हैलाइड की डिग्री पर डिपेंड करेगा, हैलोजन पर डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करेगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर C के ऊपर में मान लीजिए ये CH3 है, ये H है और ये H है, यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है। अगर CH3 यहाँ है और CH3 यहाँ भी है और इधर को अगर H है यहाँ पर X है, और अगर CH3 ये है, यहाँ को CH3 है, यहाँ को CH3 है, इधर को X है। आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आता है और बैक साइड से आकर के अटैक करेगा, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आएगा, बैक साइड से आकर अटैक करेगा, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो इसमें बैक साइड में क्या होता है, जगह अवेलेबल है तो अटैक कर लेगा, इसमें बैक साइड में जगह इसमें भी अवेलेबल है तो इसमें भी अटैक कर लेगा, लेकिन इस वाले में पीछे की तरफ कोई जगह ही नहीं है तो ये अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो बचता है बात कि 3 डिग्री में अटैक क्यों नहीं कर पाया, क्या रीजन हो गया? तो ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ये बल्की ग्रुप कहलाते हैं। बल्की ग्रुप क्या करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस एक तरह का ऐसा है कि जगह रास्ता हो कहीं पर जाने के लिए, लेकिन उस रास्ते पर कोई ना कोई बैठा हुआ हो, जिससे कि वो रास्ता हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब हुआ कि इस CH3 जो होता है यहाँ पर जगह ऑक्यूपाई करके रखता है पीछे का पूरा जगह, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल को इस जगह पर अप्रोच करने के लिए, इस कार्बन पर अप्रोच करने के लिए जगह ही नहीं मिलता, खाली जगह ही नहीं मिलता है, रास्ता ही नहीं मिलता इस जगह पर अप्रोच करने के लिए, तो इस पर पहुंच नहीं पाता, और पहुंच नहीं पाता तो इस कार्बन पर अटैक कैसे करेगा? तो यानी कि आपको मालूम है कि पीछे जितना ज्यादा कार्बन हो जाए उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, उतना ज्यादा रास्ता बंद हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा तो उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कभी भी SN2 पाथ से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे का रास्ता अवेलेबल नहीं होता है, और सामने से तो पहले ही पता था कि सामने से तो रिपल्शन ही हो जाएगी, सामने से अटैक ही नहीं कर सकता। तो ये टर्शियरी है, 3 डिग्री है, और ये हमारा 2 डिग्री है। 2 डिग्री वाले में थोड़ा रास्ता है खाली, जिससे कि OH इस जगह पर अप्रोच कर पाता है, और प्राइमरी में तो बहुत ज्यादा रास्ता खाली है, इसलिए बड़े आसानी से इस पर अप्रोच कर पाता है। तो रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस पर अगर डिग्री किया जाए तो क्या होगा कि 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम, इस तरह से ये रिएक्टिविटी होगी। और अगर मान लीजिए डिग्री नहीं भी है, यहां पर कार्बन का कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं, तो अगर एक कंपाउंड में 1 कार्बन हो, एक कंपाउंड में 2 कार्बन हो, एक कंपाउंड में 3 कार्बन हो, तो पूछा जाएगा किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी? तो कार्बन अगर ज्यादा है तो कार्बन ही तो स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा था, और कार्बन ही अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा कार्बन उतनी ही कम रिएक्टिविटी। अगर CH3Cl
इसमें जरा देखिए, इसमें पीछे की तरफ से 3 हाइड्रोजन ही बस होगा, इसमें पीछे की तरफ से 1 कार्बन हो जाएगा, इसमें पीछे की तरफ से 2 कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। इस वजह से अगर इन तीनों कंपाउंड की रिएक्टिविटी को कंपेयर किया जाए तो 3 विल बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम विल बी 1 रिएक्टिव, उससे कम विल बी 2 हमारा 3 सबसे ज्यादा, 1 उससे कम और 2 सबसे कम रिएक्टिव। इस तरह से रिएक्टिविटी हो गया हमारा। और हमारा क्या हुआ कि ये डिग्री के बेसिस पर, और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाएं, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड का मतलब अगर RF है, RCl है, RBr है और अगर RI है, R का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, अगर ये है, इन चारों में R सबका अगर सेम हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी उसके ऊपर में? तो क्या होगा कि फ्लोरीन क्या होगा कि बहुत ही छोटे साइज का होता है और इसके बीच में बहुत ही छोटा बॉन्ड बनता है, और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा बॉन्ड बन जाता है, ब्रोमीन में और बड़ा बॉन्ड बन जाता है, आयोडीन में सबसे बड़ा बॉन्ड बन जाता है। तो क्या होता है कि जितना लॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना बड़ा बॉन्ड होगा, उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। कोई भी चीज नॉर्मल आप लेकर देख लें, एक स्टिक ले लें, आप छोटा स्टिक ले लें, बड़ा स्टिक ले लें, उसको तोड़ने की कोशिश करो आप, तो जो बड़ा स्टिक होगा बड़े आसानी से उसको तोड़ लोगे, जो छोटा वाला होगा उसको मुश्किल से हम तोड़ पाते हैं। तो वही है कि जितना छोटा बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही हाई होगी, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल काम है। तो जितना बड़ा बॉन्ड होता जाएगा, जितना बड़ा हैलोजन का साइज होता जाएगा, बॉन्ड उतनी ही आसानी से टूटेगा और उतने ही इजीली हम उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा पाएंगे। इसका मतलब इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, ये RF का सबसे कम, RCl का उससे ज्यादा, RBr का उससे ज्यादा, RI का सबसे ज्यादा। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इन डिफरेंट हैलोजेंस विच हैलोजन इज बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो इसका मतलब क्या होगा? आयोडीन इज बेस्ट लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ एंड स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये हो गया हमारा बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो रिएक्टिविटी जो हो गया ये किस पर डिपेंड किया? हैलोजन के ऊपर भी डिपेंड किया। इस तरह से हम डिफरेंट हैलोएल्केन्स को हम SN2 रिएक्टिविटी में अरेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो CBSE में भी आता है, JEE मेंस में भी आता है। तो हम इसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस और SN1 मैकेनिज्म भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।